हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में पहले के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर हमारे छूटे हुए हैं, जैसे कि 6, 7 और 8, 9 के करंट अफेयर। इसके बाद आगे के करंट अफेयर रेगुलर हो जाएंगे उसी तरीके से जैसे चल रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसमें कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिछले बीच के कुछ टाइम के। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कौन से दिन हम लोगों ने मनाया? इसको मनाया था 1 अगस्त को। किस दिन? 1 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। साथ में आपको ध्यान रखना है, इसी से मिलते जुलते और भी कई सारे ऐसे डेज हैं जो कि आपसे लगातार पूछता रहता है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड नो टोबैको डे। आपसे बहुत बार पूछ चुका है, ये 31 मई को मनाते हैं, ध्यान रखना। पिछले साल 31 मई 2019 को राजस्थान सरकार ने टोबैको डे वाले दिन ई सिगरेट को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से बाद में इनको WHO अवार्ड भी दिया गया था। इस साल WHO अवार्ड किसको दिया गया है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? ये 8 जून को मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम लोगों ने मनाया 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड यूएस कोस्ट गार्ड डे। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड डे या नेशनल कोस्ट गार्ड डे हम लोग मनाते हैं, उसी तरीके से यूएस कोस्ट गार्ड डे अभी हाल ही में मनाया गया। कौन से दिन? ये मनाया जाता है 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त को ये मनाया गया। अगर मैं बात करूं नेशनल या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को हर साल। इस टाइम पे इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नॉर्थर्न रेलवे रन्स फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स फ्रॉम किशनगंज दिल्ली टू विच प्लेस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में उत्तरी रेलवे ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए चलाई गई है, छोटे व्यापारियों के लिए चलाई गई है। कहां से कहां तक? दिल्ली के किशनगंज से लेकर कहां तक चलाई गई है? ये जिरानिया तक चलाई गई है। कहां तक? जिरनिया तक। और जिरनिया कहां पर है? ये पड़ता है त्रिपुरा में। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, दिल्ली से लेकर त्रिपुरा तक ये एक स्पेशल ट्रेन छोटे व्यापारियों के लिए चलाई गई है, जिसका नाम है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। इसकी खास बात यह है कि इसमें कितनी बोगियां हैं? इसमें 46 कोचेस हैं, ध्यान रखिएगा। और इसने, ये जो पहली ट्रेन चलाई गई, इसने 2360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है दिल्ली से लेकर त्रिपुरा तक, जिसमें इसको 68 घंटे लगे हुए हैं। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया है, मतलब पर घंटे के हिसाब से करीब 34 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रेन चली है। आगे इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सप्रेस ट्रेन है। और इस टाइम पे रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? ये है वीके यादव। और इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1853 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ 5 कोविड-19 बायो रिपोजिटरीज बाय द डीबीटी एट विच प्लेसेस। देखो ये 5 जगह कौन कौन सी हैं आपसे, देखो क्वेश्चन का मतलब आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में 5 जगह पर कोविड-19 की बायो रिपोजिटरीज लॉन्च करी गई हैं डीबीटी के द्वारा। रिपोजिटरीज का मतलब समझ रहे हो क्या है? यहाँ पर कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। ओके, सैंपल लेके कलेक्ट किए जाएंगे और टेस्ट किए जाएंगे। तो ये 5 जगहों पर इसकी शुरुआत अभी हाल ही में करी गई है। कहाँ कहाँ पर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा। भुवनेश्वर, वैसे दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है ये। भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलोर, इन 5 शहरों में इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो ध्यान रखना है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसकी स्थापना डीबीटी के द्वारा करी गई है। तो डीबीटी का मतलब क्या है? यहाँ पर डीबीटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे इज यूजिंग विच मशीन फॉर ट्रैक कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आपसे कह रहा है भारतीय रेलवे पहली बार ये कौन सी मशीन यूज कर रही है ट्रैक्स को लगाने के लिए, ट्रैक्स को सेट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए भारतीय रेलवे पहली बार ये जो मशीन यूज कर रही है, इसका नाम है न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन। तो एनटीसी इसको बोलते हैं। न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन यूज करी जा रही है। ये फ्रिज कॉरिडोर्स को बनाने के लिए यूज करी जा रही है। आपको याद होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत सरकार ने बजट 2020 के तहत हमें बताया था कि 30% रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है,
70% रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रीफाइड होना अभी बाकी है। लेकिन फरवरी 2020 की रिपोर्ट के आधार पर आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ने ये कोट किया था कि 58% रेलवे ट्रैक्स अभी तक बन चुके हैं। इसका मतलब पहले 70% काम बाकी था, अभी कितना काम बाकी है? अभी 42% केवल काम बाकी है। उसी काम को पूरा किया जा रहा है। पूरे भारत में इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें एनटीसी की, तो ये जो एनटीसी है इसकी खास बात यह है कि पहले जो हमारी कैपेसिटी थी वो ये थी कि एक दिन में 150 से लेकर 200 मीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाए जा सकते थे। लेकिन ये जो एनसीटी है, न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन है, इसकी मदद से एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा सकता है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये भारी भरकम ये जो पटरियां आप देख रहे हो, बीच में इसमें रोल्स लगे होते हैं ये, और साथ में गिट्टी से लेकर हर एक काम पूरा वेल कंप्लेस्ड जिसको बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर का ये तैयार कर देता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फ्रिज कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? फ्रिज कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड परिवार पहचान पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है, इसकी खास बात है, पहली चीज तो इसकी खास बात यह है कि इस पहचान पत्र के तहत जितना भी डेटा है वो आपका कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। इसके तहत क्या है कि हर फैसिलिटी आपको बाय डिफॉल्ट मिलने लगेगी। मतलब जिसको बोल सकते हैं अपडेटेड डेटा बेस्ड प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है। नहीं समझ आया ना? मैं समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी फैमिली का एक पहचान पत्र बना दिया जाएगा। इस पहचान पत्र के तहत आपके हर फैमिली मेंबर का डेटा हरियाणा सरकार के पास यहाँ पर फीड होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति है 16 साल का, कल को वो 2 साल के बाद 18 साल का जैसे ही होगा, तो आपके घर का जो जो हेड ऑफ फैमिली है, या फिर आप बोल सकते हो मुखिया है आपके घर का, जाहिर सी बात है फादर ही होंगे। ठीक है, तो उनका एक नंबर सरकार के पास सेव होगा। उनके मोबाइल पे जैसे ही आपका मान लीजिए छोटा भाई 18 साल की उम्र में प्रवेश करता है, तो आपके फादर की का जो मोबाइल फोन है उसमें तुरंत एक मैसेज आएगा कि आपका बेटा 18 साल का हो चुका है, इसका वोटर आईडी तैयार है, केवल आकर विभाग में एक बार उसकी जो क्रेडेंशियल्स है वो शेयर कर दें। मतलब उसका जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दें और अगले 10 दिन में उसको वोटर आईडी उसका मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपके परिवार में कोई 60 साल का होता है तो मैसेज आ जाएगा तुरंत कि पेंशन आपकी स्टार्ट करी जा रही है, और बाय डिफॉल्ट ही बिना कुछ किए ही आपका जो लिंक्ड अकाउंट होगा उसमें तुरंत ही आपकी पेंशन अगले महीने से ट्रांसफर होने लगेगी। इसी तरीके के मल्टीपल स्कीम्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड चलाई जा रही हैं या विमेन वेलफेयर से रिलेटेड चलाई जा रही हैं, महिलाओं को कई सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड स्कीम चलाई जा रही है, ये सारी स्कीमें आपको मोबाइल के थ्रू इंटीमेट करी जाएंगी और साथ में आपकी वो सर्विसेज बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर दी जाएगी। बात आ रही है समझ? तो ये इसी तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर डेटा फीड विल बी हैव बाय हरियाणा गवर्नमेंट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हरियाणा सरकार ने ये भी अनाउंस किया है कि अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त 2020 खत्म होने तक पूरे हरियाणा में 20 लाख बेनिफिशियरीज के होंगे। कितने? 20 लाख लोगों को इस तरीके का परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। हरियाणा में यहाँ पर सरकार है सत्यदेव नारायण आर्य की, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, गुजरात में आचार्य देवव्रत गवर्नर है और राजस्थान में कलराज मिश्र गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ कोविड प्रिवेंशन कियोस्क यूवी बैगेज बाथ इनॉग्रेटेड एट विच रेलवे स्टेशन। कौन सा ये रेलवे स्टेशन है जिसमें ये मशीन लगाई गई है, अभी हाल ही में इंस्टॉल करी गई है? इस मशीन का नाम है यूवी बैगेज बाथ। इसकी खास बात यह है, आप लोगों रेलवे स्टेशन में या मेट्रो स्टेशन में इस तरीके की मशीन देखते हो जिसमें आपका जो बैगेज है, जो लगेज है, वो इससे पास होकर गुजरता था। इससे पास होकर अभी तक इस वजह से निकलता था क्योंकि इस पे आपका जो बैगेज है या लगेज है वो स्कैन किया जाता था। अब स्कैनिंग के साथ साथ आपका जो लगेज है उसको यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा क्या किया जाएगा? सैनिटाइज भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट किया गया है बेंगलोर रेलवे स्टेशन में। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मुंबई सेंट्रल रेलवे डिजाइन्ड अ रोबोट दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट कॉल व्हाट।
अभी हाल ही में मुंबई सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक नया रोबोट बनाया गया है। इस रोबोट का नाम क्या है? ये रोबोट डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए बनाया गया है। इस रोबोट का नाम है, ध्यान रखिएगा, रक्षक। क्या नाम है? रक्षक। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। अब इसका काम क्या होगा, देखिए ये एक नहीं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एक ही टाइम में। इसकी खास बात यह है, पहली चीज तो ये आपका टेम्परेचर चेक कर सकता है, पल्सेस चेक कर सकता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज आपकी बॉडी में चेक कर सकता है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज आपको सैनिटाइज कर सकता है। पांचवी चीज आपको मेडिसिन लाकर दे सकता है। छठवीं चीज आपको फूड भी डिलीवर कर सकता है। सातवीं चीज यहाँ पर एक ये खास बात है कि ये नॉन स्टॉप कितनी देर तक काम कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 6 घंटे तक ये नॉन स्टॉप काम कर सकता है। 6 घंटे तक, एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करेगा। मैक्सिमम ये वेट कितना उठा सकता है, यहाँ पर मैक्सिमम 10 किलो वेट ये उठा सकता है। इसकी रेडियस कितनी है, मतलब कितनी मीटर दूरी तक ये जा सकता है? 150 मीटर की रेडियस तक ये जा सकता है। 150 मीटर एक बिल्डिंग के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया होता है। तो अल्टीमेटली एक तरीके से देखा जाए तो हॉस्पिटल के पूरे फ्लोर को ही ये कवर कर सकता है। तो इतनी सारी खूबियां हैं सिर्फ एक रोबोट में, और जिसका नाम है रक्षक। इसको अभी हाल ही में मुंबई सेंट्रल रेलवे के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट टाइड अप विद, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, इसका नाम क्या है? इन्होंने हेलिक्सॉन हेल्थ केयर सॉल्यूशन के साथ, कौन सा ये आईआईटी है जिसने मिलकर एक रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस बनाई हुई है? ये जो आपको डिवाइस दिख रही है इसी का नाम है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस। ये किस आईआईटी ने हेलिक्सन हेल्थ केयर सॉल्यूशन के साथ मिलकर बनाई है कोरोना वायरस पेशेंट के लिए? इसको बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसकी खास बात यह है कि इससे आप लोकेशन पता कर सकते हो, पेशेंट्स के बारे में, पेशेंट का टेम्परेचर हो गया, उसकी पल्सेस हो गई, ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है घर बैठे। डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं भी होगा, हॉस्पिटल में नहीं भी होगा, वो अपने घर पे ही है, तो अपने घर से ही पेशेंट की सारी चीजें पता कर सकता है, जैसे कि पल्सेस हो गई, ऑक्सीजन लेवल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें वो घर बैठे ही पता कर लेगा, उसको पेशेंट के पास आने की जरूरत नहीं है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस। आप लोग देख रहे हो इधर हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से कितनी सारी डिवाइसेस बन चुकी हैं, कितनी सारी आपकी टेस्टिंग किट्स बन चुकी हैं। इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डिवाइसेस कंफ्यूजिंग काफी ज्यादा हो जाएंगी एक टाइम के बाद अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे। तो इसको कहीं पर लिखते रहें जरूर, ठीक है? हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, मेरी तरफ से भी मेरा शेड्यूल काफी टाइट है क्लासेस की वजह से। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको लिखते रहेंगे। मैं आपको कंटेंट दे पा रहा हूं, विश्वास मानिए ये बेस्ट टू द बेस्ट कंटेंट है, हमेशा की तरह। जैसा कि मैं आपको जो कंटेंट देता आया हूं हमेशा वो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, स्पून फीडिंग वाली जो हैबिट है वो आप अपने अंदर मत पालिए, और ना ही मुझसे बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग के लिए एक्सपेक्ट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कंटेंट लाकर दे रहा हूं, थोड़ा बहुत काम आप भी इसके ऊपर करोगे। जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बता सकता हूं, करना आपका काम है। इसको नोट करते जाइएगा इन डिवाइसेस को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज्ड 2 डे इंटरनेशनल वेबिनार ऑन लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रेलिएंट इंडिया इन न्यू दिल्ली? आपसे कह रहा है नई दिल्ली में अभी हाल ही में 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया। इस वेबिनार का नाम था लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रेलिएंट इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? इसको आईसीसीआर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आईसीसीआर का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। 1950 में इसकी स्थापना करी गई थी। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और इसके डायरेक्टर जनरल इस टाइम पे हैं दिनेश पटनायक। दिनेश पटनायक इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये क्यों मनाया गया? इस दिन लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक के थॉट्स लोगों से शेयर किए गए और आपस में उसके बारे में बात करी गई। बाल गंगाधर तिलक के क्या थॉट्स थे, किस तरीके से उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, किस तरीके से उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था 1916 में। अब यहां पर एक खास बात क्या है, ये दिन कब मनाया गया? ये दिन मनाया गया क्योंकि इस बार हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक की 100th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है। 100th डेथ एनिवर्सरी, 100वीं पुण्यतिथि ऑप्ट करी है इस बार।
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों को जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं अनअकैडमी प्लस में तो आप लोगों को याद होगा, मैं आपको बताता भी हूं। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु को अमर कर देने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। अब आप लोगों को याद आया? उम्मीद करता हूं याद आ गया होगा। 1 अगस्त 1920 इसीलिए इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाकर महात्मा गांधी ने इस दिन को अमर कर दिया था हमेशा के लिए। ओके, तो उसी पर अभी हाल ही में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली दादर एंड नगर हवेली एंड विच यूटी लॉन्च्ड ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दादर एंड नगर हवेली के साथ इनमें से किसने मिलकर ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दादर नगर हवेली के साथ मिलकर दमन एंड दीव ने लॉन्च किया है किसको? ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को। यह मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लॉन्च किया गया है। दमन एंड दीव की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल दादर एंड नगर हवेली के भी गवर्नर है। पुडुचेरी की बात करें तो इसकी गवर्नर है किरण बेदी। लक्षद्वीप के गवर्नर कौन है? ये है इस टाइम पे दिनेश्वर शर्मा। क्या नाम है? दिनेश्वर शर्मा। और अंडमान निकोबार के इस टाइम पे कौन है? ये है डीके जोशी। डीके जोशी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद 3 एफएमसीजी कंपनीज फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आपसे कह रहा है महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को पैसे से सशक्त करने के लिए ये 3 एफएमसीजी कंपनीज हैं जिनके साथ कौन सी राज्य सरकार ने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है। सबसे पहले तो जानिए ये एफएमसीजी है क्या। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, मतलब डेली यूज की जो आइटम्स होते हैं उनको बेचने पर जो लाभ होता है वो आपका डेली का एक तरीके से आप बोल सकते हो जिससे आप डेली कमा सकते हो। ओके, तो इस तरीके की 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं? पहली है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दूसरी है आईटीसी लिमिटेड और तीसरी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो ये 3 कंपनीज हैं जिनके साथ अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पैक्ट साइन किया है। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मिलेंगे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये तीनों आंध्र प्रदेश के साथ पैक्ट साइन करके अब आंध्र प्रदेश की महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। वो घर बैठे ही पैसे कमा सकती हैं सेल्स की जॉब के थ्रू। ओके, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक और चीज अनाउंस करी है कि ये बहुत ही जल्द महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 2 स्कीमें और लॉन्च कर रहे हैं। एक का नाम है वाईएसआर छेउथा स्कीम और दूसरे का नाम है वाईएसआर असारा स्कीम। ये स्कीम्स जब लॉन्च होगी तो इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। आंध्र प्रदेश में गवर्नर है इस टाइम पे बिश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र में गवर्नर है इस टाइम पे भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान में कलराज मिश्र और गुजरात में आचार्य देवव्रत। गुजरात में सरकार है विजय रूपानी की, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड 4th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020। साल 2020 में हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 4थे संस्करण को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। कब से कब तक इसको संपन्न किया गया? इसको 1 से लेकर 3 अगस्त तक संपन्न किया गया। ये जो हैकाथन चलाई गई है इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है बेस्ट ब्रेन्स को ढूंढना, भारत के बेस्ट ब्रेन्स को ढूंढना। तो इसके तहत कई सारे क्विज कंडक्ट किए जाते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि भारत के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स कौन से हैं और जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी इन्वेंट के पीछे भारत सरकार अपना पैसा लगाती है, उनकी फंडिंग करती है और उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे कि कल को वो खुद भी सशक्त हो सके और इस देश को भी मजबूत कर सकें अपनी इन्वेंशंस के थ्रू। किरण रिजिजू के पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, नितिन जयराम गडकरी के पास एमएसएमई और वाटरवेज है, रोड ट्रांसपोर्टेशन भी है, हरदीप सिंह पुरी के पास अर्बन डेवलपमेंट है और अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 अ नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 11। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 स्कीम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर
हर्षवर्धन के द्वारा। कब इसको लॉन्च किया गया था? 1 अगस्त को इसको भी लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद यह है कि क्लास 6 से लेकर 11 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे भारत में, उनके जो स्टडी सर्कुलर्स हैं उनमें साइंस को जरूर बढ़ाया जाए, क्योंकि साइंस इज एवरीवेयर। हर एक चीज के पीछे जो लॉजिक है वो साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में और बढ़ाया जाए, इसके लिए उनकी जो रूट्स हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा। तो क्लास 6 से लेकर 11 तक के एजुकेशनल सर्कुलर में हर राज्य सरकारें साइंस को बेहतर तरीके से शामिल करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनिसेफ एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एन एमओयू टू फंड थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर एट विच एयरपोर्ट। आपसे कह रहा है ये भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी पैसेंजर्स की कोविड-19 के लिए। ओके, तो यूनिसेफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर ये पैक्ट साइन किया है और साथ में ये दोनों इसको फंड करेंगे। तो ये स्क्रीनिंग कहां पर करी जाएगी? ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग करी जाएगी। ये कहां पर है? ये है हैदराबाद में। यूनिसेफ की बात करें तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। यूनिसेफ के इस टाइम पे हेड या आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है हेनरिता एच फोर, हेनरिता एच फोर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी कुछ टाइम पहले ही नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे, इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स सेट अप अ कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस विल बी हेडेड बाय हुम। आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को डेवलप करने के लिए। इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके हेड बनाए गए हैं प्रदीप शाह। और ये प्रदीप शाह कौन है? तो आपको ध्यान रखना, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ इंडेसिया फंड। इंडेसिया फंड एक कंपनी है, पूरा नाम है इस कंपनी का इंडेसिया फंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ की है? ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, मुंबई में कोलबा में ये कंपनी है। इसके चेयरपर्सन है प्रदीप शाह। तो बड़ी बात है, एक भारतीय को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स की एक कमेटी बनाई गई है पूरे वर्ल्ड में रिटेल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और इसके हेड कौन बनाए गए हैं? प्रदीप शाह। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वालों के लिए तो है ही है, लेकिन आईबीपीएस वालों के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक के अभी हाल ही में नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? हम सभी को पता है एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे आदित्य पुरी, अभी भी हैं वैसे, लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले आरबीआई की एक नई गाइडलाइन जारी करी गई थी। आरबीआई ने अनाउंस किया था कि अब से 6 महीने पहले से ही हर प्राइवेट सेक्टर बैंक और जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं उनको, उनके लिए गाइडलाइंस है कि कोई भी नया मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट करना है तो 6 महीने पहले से ही उसका अनाउंसमेंट आपको करना होगा। ओके, तो उसी तर्ज पर एक्चुअली आदित्य पुरी रिटायर होने वाले हैं। आदित्य पुरी 70 साल के हो जाएंगे। कब? आने वाले 26 अक्टूबर 2020 को। तो 26 अक्टूबर 2020 को आदित्य पुरी रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर ये कौन है? ये आ रहे हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन अब नए एचडीएफसी बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। बाय द वे आपको बता दूं, आदित्य पुरी इतना ही नहीं, एचडीएफसी बैंक के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीईओ हैं 26 साल से। ठीक है, तो आज तक सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक एज अ सीईओ सर्व करने वाले बैंक में कौन है? आदित्य पुरी। ध्यान रखना, तो आदित्य पुरी अभी काम करते रहेंगे, लेकिन 26 अक्टूबर 2020 को शशिधर जगदीशन इनको सक्सीड कर लेंगे। कितने साल के लिए? शशिधर आ रहे हैं अगले 3 साल के लिए। इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत, और इसमें सेक्शन है 35A, माफ करिएगा 35B, 35B के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड कर्मवीर चक्र अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड आई कॉन्गो एट रेक्स कॉन्क्लाइव होस्टेड बाय आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन का मतलब यह है कि आईआईटी दिल्ली ने एक इवेंट का आयोजन किया और इस इवेंट का नाम था रेक्स कॉन्क्लाइव। इसमें ये कौन है जिनको कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशंस और आई कॉन्गो की तरफ से? इसमें इनका नाम है सुनील वाईडीएस एसएस। इनको अवार्डेड किया गया है कर्मवीर चक्र अवार्ड से।
इनको क्यों सम्मानित किया गया है? इनकी उम्र मात्र 23 साल है और इन्होंने 23 साल में सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर काम किया है। कुछ हट के इन्होंने किया है। एक्चुअली इनका एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एसएस मोटिवेशन। एसएस मोटिवेशन, ये टेलीग्राम चैनल चलाते थे, अभी भी चला रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। हिंदुस्तान की सोसाइटी के द्वारा इनके काम को सराहा भी गया है और जिसकी वजह से अभी हाल ही में इनको कर्मवीर चक्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए ना ही बड़ी एज की जरूरत होती है, यस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और साथ में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो जुनून और जज्बे की। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुनील। एसएस मोटिवेशन के नाम से इनका चैनल है, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है यूएन और आई कॉन्गो के द्वारा। यहाँ पर आई कॉन्गो का मतलब है इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट सिल्वर स्टोन सर्किट। आपसे कह रहा है ब्रिटेन में सिल्वर स्टोन सर्किट में हुई ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 अभी हाल ही में किसने जीत ली है? 2020 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये भी ब्रिटेन के ही खिलाड़ी हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ध्यान रखना, मर्सिडीज चलाते हैं ये। ओके, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 7वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने का। आज तक किसी ने भी ये रिकॉर्ड नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड इनके नाम है। पूरे 7 बार इसी के साथ ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। रिसेंटली इन विच सिटी गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी लॉन्च्ड अ बुक। इस किताब का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। स्वच्छ भारत क्रांति नाम की किताब अभी हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च करी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत आपको पता ही है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री इनके पास है, और स्मृति ईरानी के पास 2 मिनिस्ट्री है, चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और साथ में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति नाम की किताब लॉन्च करी गई। कहां पर? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूं 2019 में भी ये किताब लॉन्च करी गई थी, लेकिन इंग्लिश में ये किताब 2019 में लॉन्च करी गई थी। तब इसका नाम था स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। अक्टूबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है और स्वच्छ भारत क्रांति के नाम से इसको लॉन्च किया गया। रिसेंटली बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, विशेष भृगुवंशी। तो विशेष भृगुवंशी भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कैप्टन है। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। एक्चुअली ये किताब इनकी बायोग्राफी है। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है विशेष कोड टू विन। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब फेमस राइटर निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। निरुपमा यादव की खास बात यह है कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑथर के रूप में जानी जाती हैं। ये खिलाड़ियों के ऊपर किताबें लिखना ज्यादा पसंद करती हैं और काफी बेहतर तरीके से लिख पाती हैं। तो निरुपमा यादव ने अभी ये बायोग्राफी लिखी हुई है। किसके ऊपर? विशेष भृगुवंशी के ऊपर ये बायोग्राफी लिखी है। कब ये किताब लॉन्च हो रही है? तो आपको ध्यान रखना है, विशेष कोड टू विन ये लॉन्च होने जा रही है। कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त ही क्यों चुना गया है? क्योंकि इस दिन को हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाते हैं, इस वजह से। ओके, ये कहां से बिलोंग करते हैं? विशेष भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के बनारस से बिलोंग करते हैं, ये वाराणसी जिसको आप बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विलियम इंग्लिश का अभी हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज को इन्वेंटर ऑफ विच डिवाइस। कौन सी डिवाइस के को इन्वेंटर थे विलियम इंग्लिश? आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो माउस जिसके थ्रू आप कर्सर को ड्रैग करते हो ना इधर से उधर स्क्रीन में, ये माउस इन्हीं की देन है। तो माउस के को इन्वेंटर हैं विलियम इंग्लिश। अब ये नहीं रहे। 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। कौन से देश से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। इनको इनकी इन्वेंशंस के लिए एसीएम सॉफ्टवेयर सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। रिसेंटली इब्राहिम अलकाजी फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया। क्या नाम है? इब्राहिम अलकाजी। ही वॉज द फार्मर डायरेक्टर ऑफ वॉट। ये कहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं? ये डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फार्मर डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी का भी हाल ही में निधन हो गया, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से। पद्म भूषण भी जीत चुके हैं ये, और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हो अपने फील्ड में कितने बड़े दिग्गज रह चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर
पास्ड अवे। अभी हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। ये कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर एज अ सर्व कर चुके हैं? ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एज अ सर्व कर चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, ध्यान रखना है आपको। 89 की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब मनोज सिन्हा ने इनको सक्सीड कर लिया है। मनोज सिन्हा बने हैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, ध्यान रखिएगा। और लद्दाख के गवर्नर इस टाइम पे कौन है? ये है राधा कृष्ण माथुर। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम रिकमेंड किया गया है सीएजी पोस्ट के लिए। देखने वाली बात होगी क्या भारत के नए सीएजी ये बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी की बात यहीं तक, अगले वीडियो में आगे के करंट अफेयर हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नया बैच 16 अगस्त से मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण वाईपी, या फिर एक और है वरुण 777। इनमें से आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो और 10% का फी में डिस्काउंट ले सकते हो अनअकैडमी पर। किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप ले सकते हो ये डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।